हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारी क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 2। और इसी वीडियो के साथ हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली है, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं। और इस वीडियो के बाद हम शुरू करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर इन फिजियोलॉजी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूरेमिया एंड गिव इट्स फीचर्स। तो ये तो हमने पहले भी कर चुके हैं। यूरेमिया क्या होता है? ब्लड में यूरिया जो है बढ़ जाता है, और ये किसकी वजह से होता है? हमारा कोरोनिक रीनल फेलियर की वजह से होता है। जब किडनी हमारी फेल करने लगती है तो उस कंडीशन में यूरेमिया होता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्या है। अ क्लिनिकल सिंड्रोम, यूरेमिया क्या है? अ क्लिनिकल सिंड्रोम characterized by accumulation of protein metabolism product, जिसमें हमारा यूरिया होता है, क्रिएटिनिन होता है, ऑर्गेनिक एसिड होता है, फिनॉल होता है इन द ब्लड। वही बात है, ब्लड में इन सब का बढ़ जाना या एक्यूमुलेट हो जाना, ये कंडीशन क्या कहलाती है? यूरेमिया कहलाती है। कॉज क्या होता है? क्रोनिक रीनल फेलर, बताया था है ना। जब किडनी फेल करने लगती है तो उस कंडीशन में ये यूरेमिया हो जाता है। अब इसके साइन और सिम्टम क्या होते हैं? तो एक होता है अर्ली सिम्टम और एक होते हैं हमारे लेट सिम्टम। तो अर्ली सिम्टम में हमारे नौजिया होगा, वॉमिटिंग होगा, एनोरेक्सिया होगा, एनीमिया होगा, लेथार्जी होगी। वहीं लेट में इम्पेयरमेंट ऑफ हायर मेंटल फंक्शन, मसल ट्विचिंग, कन्वर्जन, कोमा एंड फाइनली डेथ हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हाउ इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इज प्रोड्यूस्ड इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम, या फिर हम ये कह सकते हैं, ये पूछ रहा है गिव द फंक्शन ऑफ काउंटर करंट मल्टीप्लायर। जब हमने काउंटर करंट का मैं कॉन्सेप्ट समझा था, उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास काउंटर करंट में दो मल्टीप्लायर्स होते हैं। एक होता है काउंटर करंट मल्टीप्लायर, एक होता है काउंटर करंट एक्सचेंजर। काउंटर करंट एक्सचेंजर में वासा रेक्टा आता था और काउंटर करंट मल्टीप्लायर में हमारा जो है लूप ऑफ हेनले आता है। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर होता है वो क्या करता है? मेंटेन करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इन मेडुलरी इंटरस्टिशियम। वहीं जो काउंटर करंट एक्सचेंजर होता है वो क्या करता है? वो उसको मेंटेन रखने का वो क्या करेगा? वो डेवलप करेगा। वो क्या करेगा? जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर है वो डेवलप करता है क्या? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। वहीं जो काउंटर करंट एक्सचेंजर होता है वो उसे मेंटेन करने का काम करता है। ठीक है, तो मेडुलरी इंटरस्टिशियम में ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को बनाने का काम जो है हमारा किसका होता है? काउंटर करंट मल्टीप्लायर का। और उसको मेंटेन रखने का जो काम होता है वो काम होता है हमारा काउंटर करंट एक्सचेंजर का। तो यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है कि कैसे इंक्रीजिंग ऑस्मोटिक ग्रेडियंट कैसे प्रोड्यूस करता है मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर हमारा काउंटर करंट मल्टीप्लायर, क्योंकि ये प्रोड्यूस करने का काम जो है वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर का होता है, और उसे मेंटेन रखने का जो काम होता है वो हमारा काउंटर करंट एक्सचेंजर का होता है। तो ये काम कैसे करता है ये सवाल है। तो हमें पता है पहली बात कि इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल फ्लूइड इज आइसोटोनिक टू प्लाज्मा। जो फ्लूइड होता है वो आइसोटोनिक होता है प्लाज्मा में के, क्योंकि प्लाज्मा में का भी जो हमारी ऑस्मोलैरिटी होती है वो 300 मिली ऑस्मो पर लीटर होती है, और जो पीसीटी के अंदर जो फ्लूइड आता है वो भी हमारा 300 मिली ऑस्मो पर लीटर होता है। ठीक है, अब अगर मैं लूप ऑफ हेनले की बात करता हूँ तो लूप ऑफ हेनले में दो पार्ट होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब, एक होता है असेंडिंग लिम्ब।
ठीक है। उसमें मैंने बताया था जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेटिंग सेगमेंट, वहीं जो असेंडिंग लिम्ब होता है उसे हम बोलते हैं डाइल्यूटिंग सेगमेंट। डिसेंडिंग लिम्ब को हम कंसंट्रेटिंग सेगमेंट इसीलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज़ परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू सॉल्ट। तो वाटर तो चला जाता है बट सॉल्ट ट्यूब्यूल के अंदर ही रह जाता है, जिसकी वजह से वो जो है अंदर का जो फ्लूइड है वो कंसंट्रेट हो जाता है। इसीलिए डिसेंडिंग लिम्ब वाले पोर्शन को हम कंसंट्रेटिंग सेगमेंट कह रहे थे। वहीं जो असेंडिंग लिम्ब वाला पोर्शन होता है उसे डाइल्यूटिंग सेगमेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो इम्परमिएबल होता है वाटर से के लिए और परमिएबल होता है NaCl के लिए। इस वजह से NaCl तो हमारा इंटरस्टिशियम में निकल जाता है पर वाटर हमारा ट्यूब्यूल के अंदर ही रह जाता है। तो ट्यूब्यूल के अंदर जो फ्लूइड होगा उसमें वाटर तो ज़्यादा हो जाएगा बट सॉल्ट कम हो जाएगा। तो इसीलिए असेंडिंग लिम्ब को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूटिंग सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। डिसेंडिंग लिम्ब which is also known as concentrating segment of the nephron as solute free water moves into the interstitium because it is permeable to water and impermeable to salt. Ascending limb diluting segment of nephron as NaCl diffuse out into the interstitium because it is impermeable to water and permeable to NaCl. Both A and B form a horizontal osmotic gradient of up to 200 milliosmo per liter between tubular fluid of ascending limb of Henle and combined fluid of interstitium. अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट आर लूप डायूरेटिक्स। तो लूप डायूरेटिक्स क्या होते हैं। पहले डायूरेटिक्स तो हमें पता है, जैसे कॉफ़ी वगैरह हो गए, हमारे टी वगैरह हो गए, ये वो होते हैं जिनको लेने से हमारा जो यूरिनेशन है वो बढ़ जाता है। इन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, डायूरेटिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो व्हाट आर लूप डायूरेटिक्स, ये क्वेश्चन है। तो ये क्या होते हैं, ये वो डायूरेटिक्स होते हैं जो एक्ट करते हैं बाय इनहिबिटिंग Na+K+2Cl- को ट्रांसपोर्टर। मैंने ये बताया था कि Na+K+2Cl- को ट्रांसपोर्टर हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, तो थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में प्रेजेंट होता है। तो उस को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करके ये जो डायूरेटिक्स वो डायूरेटिक्स जो इन को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करते हैं उनको हम कहते हैं लूप डायूरेटिक्स। एग्जाम्पल में फ्यूरोसेमाइड आपका आ जाएगा। ठीक है, जिसे लैसिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो डायूरेटिक्स विच एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग Na+K+2Cl- को ट्रांसपोर्टर इन द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। एग्जाम्पल फ्यूरोसेमाइड और लैसिक्स। राइट, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर मेजर बफर सिस्टम इन किडनी और हाउ किडनी ऑपरेट सो लिमिटिंग pH ऑफ यूरिन इज़ नॉट रीच्ड। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, जो बफर सिस्टम्स हमारे किडनी में होता है, हमें पता है जो किडनी होता है एसिड बेस बैलेंस में हमारी मदद करता है ना, pH को मेंटेन करने का काम करता है। कैसे करता है, यही क्वेश्चन है हमारा। तो ये बफर के बारे में तो हम अपने स्कूल टाइम में केमिस्ट्री में पढ़ के आ चुके हैं, तो इसको मैं इतना एलोबरेट नहीं करूँगा, बाकी मैं इसका थोड़ा बेसिक्स बता देता हूँ।
कि जो बफ़र होते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, बफ़र क्या होते हैं? बफ़र हमारे होते थे जो रेसिस्ट करते थे चेंज इन पीएच को, ठीक है। और बफ़र कैपेसिटी क्या होती थी कि ग्राम ऑफ एसिड और बेस एडेड टू चेंज द पीएच बाय 1 यूनिट ऑफ 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी, यही होती थी। और पीएच का फॉर्मूला अभी हमें पता है क्या होता था, नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता था, ठीक है, जिसका मतलब होता है कि अगर H प्लस कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो पीएच घटेगा, ठीक है। ये सब फॉर्मूले होते थे, pK होता था, pKb वैल्यू होती थी। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ के आ चुके हैं, तो इसको हम इतना ब्रीफली नहीं, इतना डीप में नहीं जानेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें पता है। तो अब सीधे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है हमारा, व्हाट आर द मेजर बफर सिस्टम इन द किडनी। तो मेजर बफर सिस्टम इन द किडनी क्या होती है, कैसे काम करती है, ये सवाल है। तो जो हमारी किडनी में 3 मेजर जो बफर सिस्टम होते हैं, कौन कौन से होते हैं? बाइकार्बोनेट, डाइबेसिक फॉस्फेट एंड अमोनिया सिस्टम, ठीक है। पहले पढ़ते हैं बाइकार्बोनेट सिस्टम। बाइकार्बोनेट सिस्टम रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट, तो H प्लस की रिएक्शन इसमें किससे होगी? बाइकार्बोनेट से होगी। डाइबेसिक फॉस्फेट सिस्टम में क्या होगा? डाइबेसिक फॉस्फेट से H प्लस की रिएक्शन होगी। और अमोनिया सिस्टम में किससे होगी? अमोनिया की रिएक्शन H प्लस से होगी, ठीक है। तो पहले बाइकार्बोनेट सिस्टम में देखते हैं रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट। सो HCO3- जब रिएक्ट करेगा H प्लस से इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक अनहाइड्रेज, तो H2CO3 बनेगा, जो कि फिर H2O प्लस CO2 डिफ्यूज इनटू द PCT। सिंस मोस्ट ऑफ द सिक्रीटेड H प्लस इज रिमूव्ड फ्रॉम द PCT, द pH of the tubular fluid is changed very little. As a result, it does not contribute to the urinary excretion of acid. दूसरा क्या सिस्टम है हमारा? डाइबेसिक फॉस्फेट सिस्टम। रिएक्शन विद डाइबेसिक फॉस्फेट आयंस, जिसमें हमारा HPO4 होता है, इसकी रिएक्शन जब हम H प्लस से करवाते हैं तो होता क्या है, ये H प्लस क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा एक सोडियम को। तो क्या हो जाएगा हमारा Na, अब एक और H आ गया इधर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? H2PO4, ठीक है। और एक Na बाहर निकल गया, Na2 था, ये एक Na बाहर निकल गया। तो यहाँ पर क्या हुआ? द एक्सचेंज ऑफ H प्लस 4Na प्लस converts this dibasic sodium phosphate in the glomerular filtrate into acidic sodium डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। अब डाइहाइड्रोजन हो तो एसिडिक सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट एंड इज सिक्रीटेड इन यूरिन एज अ टाइट्रेबल एसिड। तो हुआ क्या इसके अंदर? डाइबेसिक फॉस्फेट सिस्टम के अंदर जो हमारा पहले डाइबेसिक फॉस्फेट था, उसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई? H प्लस से करवाई। H प्लस ने क्या कर दिया ये कि Na प्लस को निकाला और खुद आ गया इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सचेंज हो गया H प्लस का फॉर सोडियम, और इसने क्या कन्वर्ट कर दिया? डाइबेसिक सोडियम फॉस्फेट को, ये बेसिक कैरेक्टर का था, डाइबेसिक सोडियम फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर दिया? एसिडिक सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट में, जो यूरिन में एक्सक्रीट हुआ, और इसको हमने क्या बोल दिया? टाइट्रेबल एसिड, ठीक है। तीसरा जो हमारा बफर सिस्टम है वो है अमोनिया सिस्टम। रिएक्शन विद अमोनिया, इसमें क्या होगा? अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी। तो इसमें क्या होता है? अमोनिया एंटर्स द ट्यूब्यूलर ल्यूमन बाय फिल्ट्रेशन बट बाय ट्यूबुलर सिंथेसिस and secretion which normally is confined to the DCT and CT। तो ये बात याद रखना कि जो अमोनिया होता है
वो ट्यूबुलर ल्यूमन के अंदर फिल्ट्रेशन से एंटर नहीं होता है। अमोनिया एंटर्स द ट्यूबुलर ल्यूमन नॉट बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से नहीं आ रहा है ट्यूबुलर ल्यूमन में अमोनिया, तो किस से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? तो वो आता है ट्यूबुलर सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। ट्यूब्यूल में जो सेल्स होते हैं हमारे, उसी के अंदर इनका सिंथेसिस होता है और वहीं से इनका सिक्रीशन होता है, विच इज़ नॉर्मली कन्फाइंड टू द DCT एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के जो सेल्स होते हैं वही अमोनिया का सिंथेसिस करते हैं और वहीं से ये इस अमोनिया का सिक्रीशन हो जाता है ट्यूबुलर ल्यूमन में। ये कभी भी फिल्ट्रेशन से नहीं आता है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो अमोनिया एंटर्स द ट्यूबुलर ल्यूमन नॉट बाय फिल्ट्रेशन बट बाय द ट्यूबुलर सिंथेसिस एंड सिक्रीशन विच नॉर्मली इज कन्फाइंड टू द DCT एंड CT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। अमोनिया ब्रिंग्स, अब दूसरा पॉइंट क्या हमारा, अमोनिया ब्रिंग्स लिपिड सॉल्यूबल, ये जो अमोनिया होता है, अमोनिया बीइंग्स a lipid soluble diffuses out of tubular cells easily along its concentration gradient, where it combines with H+ to form ammonia ion. Ammonium ion being lipid insoluble stays in ल्यूमन। तो होता क्या है कि जो हमारा NH3 होता है ना, अमोनिया, ये हमारा क्या होता है, ये लिपिड सॉल्युबल होता है। तो ये ट्यूबुलर सेल्स में बनता गया, अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, अलोंग द कंसंट्रेशन ये ल्यूमन के अंदर आ गया, लिपिड से जो उसकी मेम्ब्रेन थी, सेल्स की जो मेम्ब्रेन थी उससे भी पास हो गया, क्योंकि ये कैसा होता है, अमोनिया हमारा लिपिड सॉल्युबल होता है। जैसे ये ल्यूमन में आया, इसने क्या किया, ट्यूबुलर ल्यूमन में आया, जैसे कि ये रहा हमारा ट्यूबुलर ल्यूमन है, जैसे कि ये हमारा ट्यूबुलर ल्यूमन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे सेल्स थे, यहाँ से हमारा ये H+ इधर आ गया, ठीक है, और H+ ये यहाँ पर हमारा H+ आ गया इस ल्यूमन के अंदर, ठीक है, इस ल्यूमन के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इस ल्यूमन के अंदर आ जाता है, ठीक है, और वहाँ पर इस ल्यूमन के अंदर आया, और इस ल्यूमन के अंदर आने के बाद वहाँ पर इसने क्या किया, H+ से कंबाइन किया। ये जो अमोनिया है ल्यूमन के अंदर आया और H+ से कंबाइन किया, और H+ से कंबाइन करने के बाद क्या फॉर्म कर दिया, जब NH3 H+ के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म कर देगा, NH4+, यानी अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। और ये जो अमोनियम आयन होगा ये लिपिड इनसॉल्यूबल होगा, तो ये ल्यूमन में रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब लिपिड इनसॉल्यूबल है तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा, ये ल्यूमन में ही रह जाएगा, ठीक है। अमोनिया डज नॉट कॉज द pH ऑफ यूरिन टू फॉल, ये बात याद रखना। अमोनियम आयन जो होता है हमारा, अमोनियम आयन कभी भी pH के फॉल के लिए जिम्मेदार नहीं होता, ये pH को घटाएगा नहीं, ठीक है। ये बात पता चल गई। क्या हुआ, अमोनिया का पहली बात फिल्ट्रेशन से ट्यूबुलर ल्यूमन में नहीं आता, ये किससे आता है, तो ये हमारा जो DCT और CT के जो सेल्स होते हैं उसी के अंदर फॉर्म होता है। और अमोनिया जो होता है NH3 हमारा, ये वाटर, ये क्या होता है, लिपिड सॉल्यूबल होता है, ये क्या होता है हमारा, लिपिड सॉल्यूबल होता है NH3। तो ये हमारा अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये ल्यूमन के अंदर आ जाता है। अब ये NH3 जो अमोनिया है ये H+ के साथ रिएक्ट करता है और NH4+ में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारा अमोनियम आयन है, ये लिपिड इनसॉल्यूबल होता है। ये बात याद रखना, NH3 लिपिड सॉल्यूबल होता है और अमोनिया हमारा लिपिड इनसॉल्यूबल होता है। तो ये हमारा ल्यूमन के ही अंदर रहता है, ट्यूबुलर ल्यूमन के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं निकल पाता क्योंकि इनसॉल्यूबल होता है, लिपिड इनसॉल्यूबल होता है। और ये जो अमोनियम आयन होता है ये हमारा
पीएच को नहीं घटाता कभी भी यूरिन के, ठीक है। तो अमोनियम सिस्टम हैज़ वेरी हाई पीके, इसकी जो पीके की वैल्यू होती है वो बहुत हाई होती है, अबाउट 9। देयरफॉर एट यूजुअल यूरिन pH of 6, practically all of the ammonia that enters the DCT lumen immediately combines with H plus to form ammonium ion. Ammonium excretion increases in linearity as the urinary pH falls below 6. At any given rate of ammonia production, the amount of ammonium ion formed is proportional to the rate of H plus secretion. Thus, ammonium content of alkaline urine is nil, whereas the maximal acid urine is high. तो हमने जो ऊपर जो हमने 2 पॉइंट पढ़ा उसका मतलब इतना है कि अमोनिया जो सिस्टम है, अमोनिया की जो पीके की वैल्यू है बहुत हाई होती है। तो जैसे ही ये NH3 हमारा DCT में एंटर करता है, ये तुरंत कंबाइन कर जाता है H प्लस के साथ और फॉर्म करता है हमारा NH4 प्लस यानी अमोनियम आयन। और ये अमोनियम आयन अब फॉर्म हुआ है तो इसका जो एक्सक्रीशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यूरिनरी pH फॉल बिलो 6। मतलब जितना ज़्यादा, कहने का मतलब क्या है, जितना ज़्यादा एसिडिक यूरिन होगा उतना ज़्यादा जो है ये अमोनिया का जो है, अमोनियम आयन का जो है एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा एल्कलाइन यूरिन होगा उतना कम NH4 प्लस का कंटेंट होगा यूरिन के अंदर, ठीक है। ऑलमोस्ट नीली होगा अगर ज़्यादा एल्कलाइन है तो यूरिन, ठीक है। तो एक बार पूरा ब्रीफ कर लेते हैं थोड़ा। तो बेसिकली जो बफर सिस्टम होते हैं हमारे किडनी के अंदर ये 3 होते हैं, बाइकार्बोनेट सिस्टम, डाई बेसिक फॉस्फेट सिस्टम एंड अमोनिया सिस्टम। बाइकार्बोनेट सिस्टम में क्या हुआ, बाइकार्बोनेट जो आयन है वो हमारा H प्लस के साथ रिएक्ट करता है कार्बोनिक अनहाइड्रेस की प्रेजेंस में। फिर क्या होता है हमारा, फिर जो हमारा जो H2CO3 बनता है वो H2O और CO2 में टूटता है। जो CO2 होता है वो डिफ्यूज़ करने लगता है PCT के अंदर, और सिंस मोस्ट ऑफ द सिक्रेटेड H प्लस इज रिमूव्ड फ्रॉम द PCT, द pH ऑफ द ट्यूबुलर फ्लूइड इज चेंज्ड वेरी लिटिल। एज अ रिजल्ट इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ एसिड। दूसरा होता है डाई बेसिक फॉस्फेट सिस्टम। डाई बेसिक फॉस्फेट सिस्टम में क्या होता है, हमारा जो डाई बेसिक सोडियम फॉस्फेट होता है उसके अंदर H प्लस जब रिएक्ट करता है तो सोडियम H प्लस का एक्सचेंज होता है फॉर सोडियम, और क्या होता है हमारा डाई बेसिक सोडियम फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट के अंदर, और ये फिर एक्सक्रीट होता है यूरिन के अंदर एज अ टाइट्रेबल एसिड। तीसरा होता है अमोनियम सिस्टम। अमोनियम सिस्टम में कुछ नहीं होता, अमोनिया जो होता है वो एंटर करता है ट्यूब्यूलर ल्यूमन के अंदर। और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि अमोनिया जो एंटर कर रहा है ट्यूब्यूलर ल्यूमन के अंदर उसका वो फिल्ट्रेशन के थ्रू नहीं हो रहा है, बल्कि ट्यूब्यूल में जो सेल्स है DCT और CT के जो ट्यूब्यूलर सेल्स हैं उसी के अंदर ये NH3 फॉर्म होता है, और ये NH3 लिपिड सॉल्यूबल होता है जिसकी वजह से अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये DCT और CT के जो सेल्स होते हैं वहाँ से ये डिफ्यूज़ आउट करता है और जो ट्यूब्यूलर ल्यूमन है उसके अंदर आ जाता है। ट्यूब्यूलर ल्यूमन के अंदर जैसे ही आता है तो हमें पता है जो हमारा अमोनिया होता है उसकी पीके की वैल्यू बहुत हाई है, तो इस वजह से ये इमीडिएटली ट्यूब्यूल के अंदर जो H प्लस होता है उससे कंबाइन कर जाता है और कंबाइन करके अमोनियम आयन फॉर्म करता है। ये अमोनियम आयन फिर हमारा
जो ये अमोनियम आयन है इसका एक्सक्रीशन यूरिन के अंदर हो जाता है। अब यूरिन के अंदर इसका कंटेंट डिपेंड करता है कि पीएच क्या है यूरिन का। अगर यूरिन अल्कलाइन होता है तो अमोनियम आयन का जो कंटेंट है यूरिन के अंदर वो नील होता है। वहीं अगर यूरिन एसिडिक होता है तो उस कंडीशन में अमोनियम आयन का जो कंसंट्रेशन है वो हाई होता है यूरिन के अंदर, क्योंकि जो अमोनियम आयन का जो फॉर्मेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमोनिया का प्रोडक्शन और अमोनियम आयन का फॉर्मेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है H+ सिक्रीशन की। ठीक है, तो ये 3 हमारे मेजर बफर सिस्टम होते हैं किडनी के। अब ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं, व्हाट इज टाइट्रेबल एसिडिटी एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस। सो व्हाट इज टाइट्रेबल एसिडिटी? सो ईच H+ that reacts with buffer organic anions other than bicarbonate, बाइकार्बोनेट को छोड़ के, ठीक है, contributes to the urinary titrable acidity। ठीक है, it is measured by determining the amount of alkali that must be added to the urine to return its pH to 7.4। ठीक है, it is largely attributed to the conversion of dibasic phosphate ion to acidic phosphate ions। It only measures a fraction of acid secretion since it neither measures the H+ that combine with bicarbonate nor that which combines with ammonia। PCT is the major nephron site where it is formed। So टाइट्रेबल एसिडिटी क्या होती है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होता है, बड़ी आसानी से समझ में आ गया कि जो टाइट्रेबल एसिडिटी होती है वो होता है कि जब H+ जो रिएक्ट कर रहा है हमारे बफर ऑर्गेनिक अनायंस से, बट किसको छोड़कर, बाइकार्बोनेट को छोड़कर। हमारा एक तो अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है ना किडनी के अंदर, और एक हमारा किसके साथ, जो हमारा डाइबेसिक फॉस्फेट है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है। तो उन दोनों के साथ जो रिएक्ट कर रहा है और फिर क्या हो रहा है, उसका एक्सक्रीशन हो रहा है यूरिन के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेटेबल एसिडिटी। उसी को हम टाइट्रेटेबल एसिडिटी बोलते हैं। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो इट इज़ मेजर्ड बाय डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ एल्कली दैट मस्ट बी एडिड टू रिटर्न टू द यूरिन टू रिटर्न इट्स pH टू 7.4। तो इसके नॉर्मल pH में लाने के लिए हमें कितना बेस या एल्कली डालना पड़ेगा, हमें एल्कली डालना पड़ेगा, वो हमारा क्या डिटरमाइन करेगा, वो हमारा मेज़र करेगा टाइट्रेटेबल एसिडिटी को यूरिन के। ठीक है, इसके बाद तीसरा हमने क्या पढ़ा, इसमें जो हमारा लार्जली एट्रीब्यूट जो करता है इसमें वो हमारा डाइबेसिक फॉस्फेट आयन करता है। पता है डाइबेसिक फॉस्फेट आयन जब H+ के साथ रिएक्शन करता है तो वो हमारा एसिडिक फॉस्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इससे सिर्फ हम क्या मेज़र कर सकते हैं, इससे हम सिर्फ ये मेज़र कर सकते हैं कि कितना एसिड सिक्रीट हुआ है। ठीक है, बट हम ये कभी भी मेज़र नहीं कर सकते कि कितना H+ बाइकार्बोनेट से कंबाइन किया है, कितना H+ अमोनिया से कंबाइन करा है, ये नहीं पता कर सकते। हम बस इतना मेज़र कर सकते हैं कि कितना फ्रैक्शन ऑफ एसिड सिक्रीट हुआ है यूरिन के अंदर। ठीक है, हम सिर्फ इतना कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये टाइट्रेटेबल एसिडिटी, ये जो प्रोसेस हो रहा है, इसका मेजर साइट क्या होता है, तो वो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल इज अ मेजर नेफ्रॉन साइट वेयर इट इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, वहीं पर ये टाइट्रेटेबल जो एसिड है ये फॉर्म होता है। ठीक है, इस सब चीज़ों का फॉर्मेशन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द प्रिंसिपल बफर्स इन द बॉडी फ्लूइड्स और बॉडी बफर सिस्टम विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव बफर सिस्टम इन द बॉडी एंड वाई। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें, जैसे हमारी किडनी में 3 बफर सिस्टम है, एक है हमारा बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, एक है हमारा डायबेसिक फॉस्फेट बफर सिस्टम, एक हमारा अमोनिया सिस्टम है, ठीक है। ऐसे हमारे पूरी बॉडी में बफर सिस्टम्स होते हैं, ब्लड में हमारे बफर सिस्टम्स होते हैं। ये हम बेसिकली जो हमारा ब्लड वाला चैप्टर होगा उसके अंदर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक बार यहाँ पर भी देख लेते हैं। द इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर pH आर मेंटेन्ड एट वेरी कॉन्स्टेंट लेवल ऑफ 7.1 and 7.4 plus minus 0.05 respectively by buffers in the body fluids. These are first whole blood. होल ब्लड के अंदर मतलब कि जो ब्लड के अंदर भी हमारे 3 बफर सिस्टम होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक बार जान लो, हीमोग्लोबिन सिस्टम, प्रोटीन सिस्टम एंड कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम। ऐसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होता है हमारा बफर सिस्टम, उसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम। ऐसे ही हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड में होता है, उसमें हमारा प्रोटीन सिस्टम होता है और फॉस्फेट सिस्टम होता है। तो होल ब्लड के अंदर पहले हो गया हमारा हीमोग्लोबिन सिस्टम, इट हैज़ अ 6 times द बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लाज्मा proteins. Reduced hemoglobin dissociate less than those of oxyhemoglobin. Therefore, hemoglobin produce less H plus at a given pH, making it a more effective buffer. दूसरा सिस्टम है प्रोटीन सिस्टम। इसमें क्या है, effective buffer because both their free carboxyl and their free amino group dissociate. तीसरा सिस्टम क्या है, कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव बफर सिस्टम इन द बॉडी because H2CO3 level in the plasma is in equilibrium with the dissolved carbon dioxide, which is controlled by respiration, and plasma bicarbonate is regulated by kidneys. इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इसमें भी बता दिया बाइकार्बोनेट का कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम होता है जो, और यही जो कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट सिस्टम होता है ये मोस्ट इफेक्टिव बफर सिस्टम होता है। ये बात याद रखना, जो कि ये वाला जो सिस्टम है ये वाला हमारा ब्लड वाले में भी प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी प्रेजेंट है, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट है होता है हमारा प्रोटीन सिस्टम और फॉस्फेट सिस्टम। तो प्रोटीन सिस्टम ऊपर हमने देख रखा है क्या होता है, इफेक्टिव सिस्टम होता है, उसमें कार्बोक्साइल और जो फ्री अमाइनो एसिड होते हैं दोनों ही ग्रुप डिसोसिएट करते हैं, ठीक है। फॉस्फेट सिस्टम में क्या होता है, बिकॉज ऑफ लो कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा ये लेस इफेक्टिव होता है, लेस इफेक्टिव बफर है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट इंट्रासेलुलरली एंड प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन यूरिन, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज अनायन गैप एंड गिव इट्स फिजियो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। तो अनायन गैप क्या होता है, जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ कटायन, बट किसको छोड़कर, सोडियम को छोड़कर, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ अनायन किसको छोड़कर, क्लोरीन माइनस और बाइकार्बोनेट आयन को छोड़कर, इन द प्लाज्मा इज कॉल्ड अनायन गैप। तो कटायन और अनायन के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं प्लाज्मा में,
उनके कंसंट्रेशन के बीच के डिफरेंस को हम अनायन गैप बोल रहे हैं। बट कटायन में हमें क्या नहीं लेना, सोडियम नहीं लेना, और अनायन में हमें क्या नहीं लेना, क्लोरीन माइनस और Cl माइनस और HCO3 माइनस नहीं लेना। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ कटायन अदर देन सोडियम and the concentration of anion other than chlorine minus and bicarbonate in the plasma is called anion gap। एंड इसके अंदर फिर आता क्या क्या है, तो इट इंक्लूड्स प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ डाई बेसिक फॉस्फेट आयन, सल्फेट आयंस एंड ऑर्गेनिक एसिड। व्हाट इज इट्स नॉर्मल वैल्यू एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। नॉर्मल वैल्यू होता है 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम माइनस कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट माइनस कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, तो 145 माइनस 25 माइनस 109 इक्वल्स टू 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। एडवांटेज क्या क्या है, हेल्प्स इन क्लिनिकली इन diagnosing the acid base status especially of metabolic acidosis। फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या क्या फैक्टर्स इस अनायन गैप को इंक्रीज करते हैं, क्या क्या डिक्रीज करते हैं। तो इंक्रीज कब होगा अनायन गैप, जब प्लाज्मा में कटायन की कंसंट्रेशन घट जाएगी। कौन कौन से कटायन, जैसे K+ सोडियम तो होगा नहीं, K+ हो गया, Ca2+ हो गया, Mg2+ हो गया, इन सब की जो कंसंट्रेशन है जब प्लाज्मा में घटेगी, और जो कंसंट्रेशन है अनमेजर्ड अनायन की स्पेशली प्लाज्मा प्रोटीन्स की वो जब बढ़ेगी तो ये अनायन गैप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड कंडीशन कब, मेटाबॉलिक एसिडोसिस सेकेंडरी टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड कीटो एसिड, तो उस कंडीशन में भी अनायन गैप बढ़ जाता है। घटता कब है, जब कटायन, अब जस्ट इसका उल्टा, जब इसका उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहाँ कटायन घट रहा था, तो यहाँ जब कटायन बढ़ जाएंगे, और जब प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ पर क्या हो रहा था, जो एसिड अनायनिक प्लाज्मा प्रोटीन है, क्योंकि हमें पता है एल्बुमिन भी नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही थी, तो ये अनायन गैप बढ़ रहा था, तो इसकी कंसंट्रेशन अब घटेगी, तो अनायन गैप घट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द एसिड बेस एबनॉर्मेलिटीज एंड एसोसिएटेड कंपनसेटरी मैकेनिज्म। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम बेसिकली देख लेते हैं हमारी 4 जो है कंडीशन होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके नॉर्मल वैल्यूज़ है, ये तो आप खुद देख लेना, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ये तो नॉर्मल, ये तो आपको याद रखनी है। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ये 4 कंडीशन क्या क्या हैं, इसके डेफिनेशंस क्या है, मेजर कॉज क्या है ना, और इसके लिए कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, मैं इसको सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, एसिड आ रहा है ना, तो करेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज इन एट्रियल पीएच। मेजर कॉज क्या होगा, जब डिक्रीज हो जाएगा एल्वियोलर वेंटिलेशन एंड एम्फाइज्मा का कंडीशन होगा। ठीक है, मेजर कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या है, रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर अब इसको कंपनसेट करने के लिए, अब डिक्रीज हो रहा है ना पीएच, अब कंपनसेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसिड को निकालना पड़ेगा, है ना, यानी H+ का एक्सक्रीशन करना पड़ेगा और बेस को बढ़ाना पड़ेगा, यानी बाइकार्बोनेट का क्या करना पड़ेगा, रीएब्जॉर्प्शन करना पड़ेगा। दूसरा कंडीशन क्या है हमारा, रेस्पिरेटरी एल्केलॉसिस। एल्केलॉसिस मतलब बेसिक बढ़ रहा है, यानी करेक्टराइज्ड बाय द इंक्रीज इन एट्रियल पीएच, आर्ट्रियल पीएच। ठीक है, आर्ट्रियल पीएच जो है इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसमें मेजर कॉज क्या होगा, जब अब इसमें एल्वोलर वेंटिलेशन जब घट जा रहा था और तो हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा था, तो एल्कोलॉसिस कब होगा, जब इंक्रीज हो जाएगा एल्वियोलर वेंटिलेशन। और ये क्यों
इंक्रीज होता है ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन। और हाइपर वेंटिलेशन किस वजह से होता है? ये वॉलेंट्री भी हो सकता है, और जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है ना, हम जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाते हैं, तो हाइपर वेंटिलेशन की वजह से एल्वियोलर वेंटिलेशन भी बढ़ जाता है, ठीक है, या फिर हम वॉलेंट्री भी लेते हैं जल्दी जल्दी, तो उस कंडीशन में रेस्पिरेटरी एल्कोलासिस की कंडीशन होती है। और इसको कंपनसेट करने के लिए रीनल ट्यूब्यूल H+ का तो रिटेंशन कर लेगा, क्योंकि इस बार बेस बढ़ रहा है ना, तो H+ का तो रिटेंशन कर लेगा, बट जो बाइकार्बोनेट है उसका रीअब्जॉर्प्शन को घटा देगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसमें भी क्या होगा? कैरेक्टराइज्ड बाय द डिक्रीज इन आर्टेरियल पीएच, ठीक है। इसमें क्या होगा? मेजर कॉज क्या होगा? एक्यूमुलेशन ऑफ कीटो एसिड। कीटो एसिड का एक्यूमुलेशन किस कंडीशन में होता है? डायबिटीज़ मेलाइटिस, और लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब होता है, और या फिर जब बहुत ज़्यादा सीवियर डायरिया होता है तो उस कंडीशन में बाइकार्बोनेट जब लॉस हो जाएगा तो उस कंडीशन में भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है। इसका कंपनसेटरी मैकेनिज़्म क्या हो जाएगा? इसका कंपनसेटरी मैकेनिज़्म हो जाएगा आपका रेस्पिरेशन CO2 वॉश आउट, एंड दूसरा क्या होगा? रीनल ट्यूब्यूलर बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। मेटाबॉलिक एल्कोलासिस में क्या हो जाएगा? तो कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज इन आर्टेरियल पीएच, और इसके अंदर क्या होगा? प्रोडक्शन, और इसका मेजर कॉज क्या है? प्रोडक्शन और लॉस ऑफ एसिड वाया किडनी और जीआईटी से कैसे? तो वोमिटिंग के थ्रू, ठीक है। तो इसका कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या होगा? रेस्पिरेशन CO2 रिटेंशन, है ना, रिटेंशन, और इंक्रीज इन एक्सक्रीशन, इंक्रीज इन बाइकार्बोनेट एक्सक्रीशन इन यूरिन। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ हमारा जो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है कंप्लीट होता है, पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए। अब जो हम चालू करेंगे फिजियोलॉजी में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।